नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैंपस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आधुनिक भारतीय इतिहास की एक नई वीडियो फ्रांसीसियों के आगमन को लेकर आया हूं। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की 4 वीडियोस चैनल पर पढ़ चुकी हैं, जिसमें यूरोपियों के आगमन के कारण व उनके परिणाम क्या हुए, पुर्तगालियों के आगमन तथा डचों एवं अंग्रेजों के आगमन के संपूर्ण वीडियोज़ की जो लिंक है दोस्तों, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रांसीसियों के आगमन। दोस्तों, जो अन्य समकालिक यूरोपीय शक्तियों थी उनकी तुलना में फ्रांसीसी शक्तियों का जो भारतीय तटों पर पहुंचने में कुछ देर लगी और उसके कुछ कारण थे। आइए समझते हैं दोस्तों। व्यापारिक लाभ के लिए फ्रांसीसियों के मैदान में उतरने से पहले 3 सामुद्रिक शक्तियां भारत में अपना दबदबा बना चुकी थी और उनमें थी दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद आए डच और फिर आए अंग्रेज। दोस्तों, हेनरी चतुर्थ के शांतिपूर्ण राज्यकाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की चेष्टा की गई। 1616 ईस्वी में 2 जहाज़ तैयार किए गए और पूरब की तरफ रवाना किए गए, लेकिन डचों की एक जो फैली हुई शक्ति थी उनका सामना उस समय की जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो नहीं कर सकी और लगभग 20 वर्षों तक फ्रांसीसियों ने अपनी सारी शक्ति और साधन मेडागास्कर में अपना उपनिवेश बसाने में लगाया। अब दोस्तों, भारत में कैसे फ्रांसीसी आए, आइए उनको समझते हैं। तो दोस्तों, अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए। लुई 14वें के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम था दोस्तों कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल्स कहा गया था, जिसका नाम फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे सरकारी कंपनी यानी सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरी के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए आया और जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। यानी कि फ्रांसीसियों का जो पहला व्यापारिक कारखाना था दोस्तों भारत में, वो 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुआ। 1669 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक नया कारखाना स्थापित होता है और फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों के उत्तरदायित्व दिया गया। यानी कि फ्रांसिस मार्टिन को सूरत की और मसूलीपट्टनम की जो बस्तियां थी उसका उत्तरदायित्व सौंपा गया फ्रांसिस मार्टिन को। 1672 ईस्वी में एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त कर दिया और सैंथोमी को छीन लिया। दोस्तों, 1672 ईस्वी में एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त किया और सैंथोमी को छीन लिया। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने बलकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव को प्राप्त किया 1673 ईस्वी में, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690 और 92 में चंद्रनगर की स्थापना की गई। यानी कि 1674 ईस्वी में जो बंगाल के सूबेदार थे उस समय शाइस्ता खां द्वारा उन्होंने फ्रांसीसियों को एक स्थान पर दिया और उस जगह पर 1690 और 92 के बीच में चंद्रनगर राज्य की स्थापना की गई। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 ईस्वी में जो संपन्न रिजविक की संधि थी, यानी कि 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि की गई और पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ रिजविक की संधि द्वारा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रिजविक की संधि किनके बीच में की गई और कब की गई। दोस्तों, रिजविक की संधि 1697 ईस्वी में की गई और इसके माध्यम से फ्रांसीसियों को पुनः पांडिचेरी प्राप्त हुआ। 1665 से 1695 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी कंपनियों ने 74 सुसज्जित जहाज को भारत में भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी जो गतिविधि थी वो अभी भी बेहद कम थी। यानी कि अंग्रेज और डच अभी भी अपनी शक्ति में आगे थे काफ़ी फ्रांसीसियों से। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। यानी कि 1701 ईस्वी में पांडिचेरी फ्रांसीसियों का एक मुख्यालय बनता है पूर्व में, और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। यानी जो फ्रांसिस मार्टिन था दोस्तों, उसको भारत में फ्रांसीसी मामलों का एक महानिदेशक नियुक्त किया जाता है 1701 ईस्वी में। पांडिचेरी के कारखाने में मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया। मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करके उनका व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त किया। मार्टिन ने 1706 ईस्वी में मार्टिन के मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियों एवं व्यापार के स्तर में काफ़ी कमी आती है। इसके बाद दोस्तों 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति के बाद एक बार फिर फ्रांसीसियों में उत्साह दिखा। 1706 में दोस्तों कब हुआ
फ्रांसीसी डुप्ले का गवर्नर डुप्ले कब बने? 1731 ईस्वी में चंदनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले आए। तो डुप्ले एक महत्वपूर्ण गवर्नर होते हैं फ्रांसीसियों के आगमन के लेकर, और फ्रांसीसियों के भारत में जो स्थापना हुई उनकी कंपनियों में, उसमें एक अहम जिम्मेदारी अपना निभाते हैं डुप्ले। तो अभी डुप्ले के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए तब तक हम पढ़ते हैं फ्रांसीसियों के आगमन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 1706 से 1720 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी प्रभाव की भारत में गिरावट आई। परिणामस्वरूप 1720 ईस्वी में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरीशस, 1724 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में करिकल पर अधिकार कर लिया। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का जो व्यापारिक उद्देश्य था दोस्तों, वो व्यापारिक उद्देश्य से भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, न कि राजनीतिक उद्देश्य, यानी कि इनका कहीं भी राजनीतिक युद्ध करने का लक्ष्य नहीं था। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी की तो अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा के लिए, यानी कि फ्रांसीसियों का जो किलेबंदी करना का जो उद्देश्य था दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा करना और सिपाहियों की भर्ती अपनी प्रतिरक्षा के लिए, यानी कि अपने व्यापार की रक्षा के लिए करना था। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए, और परिणामस्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कई युद्ध हुए। हम बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक के तीनों युद्धों को, जो कि हाल ही के कई प्रतिस्पर्धी एग्जाम्स में, यहाँ तक कि पीसीएस और आईएएस में भी पूछे गए कर्नाटक के युद्ध। तो कर्नाटक के युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, उनके तीनों युद्धों को अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट पर स्थित, जिसे कर्नाटक कहते हो दोस्तों, उससे पहले कर्नाटक कहा जाता था, तथा यह अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों के बीच में लगभग 20 वर्षों तक संघर्ष, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लगभग 20 वर्षों तक अधिकार को लेकर संघर्ष होता है। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित किलाबंद, मद्रास और पांडिचेरी क्रमशः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बस्तियाँ थीं, यानी कि कोरोमंडल तट पर स्थित मद्रास और पांडिचेरी, मद्रास यानी कि अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों का पांडिचेरी सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बस्तियाँ थीं। दोस्तों तत्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था, जिसकी राजधानी आरकाट थी, यानी कि उस समय जब कर्नाटक में युद्ध चल रहे थे उस समय राजधानी थी उसकी आरकाट। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध का जो तत्कालिक कारण था दोस्तों, वो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना, यानी कि जो युद्ध का तत्कालिक कारण था वो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने जो कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था, जो इसके तत्कालिक कारण के रूप में उभरा। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर, जो कि मॉरीशस के थे, लाबोर्दने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय थे, यानी कि इस समय जो फ्रांसीसी थे उनकी जो शक्ति थी, उनका वर्चस्व पूरे दक्षिण भारत पर फैला हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना को फ्रांसीसियों के आक्रमण के लिए भेजा। फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजता है कौन? अनूरुद्दीन। महफूज खां के नेतृत्व में, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सैन टोमे के युद्ध में नवाब को पराजित कर दिया। यानी सैन टोमे का युद्ध किनके बीच हुआ? तो अनूरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ, और कैप्टन पैराडाइज ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया और नवाब यानी कि नवाब अनूरुद्दीन को पराजित किया। 1748 ईस्वी में अंग्रेज रियल एडमिरल बोस्काबेन ने 1748 ईस्वी में एक जहाजी बेड़ा पांडिचेरी को घेरा, लेकिन उनको एक पूर्ण सफलता नहीं मिली, यानी अंग्रेजों को पूर्ण सफलता फ्रांसीसियों से युद्ध में अभी तक नहीं मिली। अब हम बात करते हैं आगे। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे युद्ध की समाप्ति होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो उस समय युद्ध लड़ा जा रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, उसकी समाप्ति होती है 1749 ईस्वी में आक्साला सैपेल नामक एक संधि द्वारा, और भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष भी समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया में लड़े जा रहे संघर्ष की समाप्ति के बाद ही मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया। अब हम बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि हुआ 1749 से 54 के बीच में। इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर संघर्ष हो रहा था। इसका जो तात्कालिक कारण था वो कर्नाटक के नवाबी को लेकर संघर्ष था। चादा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया, और दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। यानी कि चादा साहब डुप्ले का सहयोग मांग रहे थे नवाबी के लिए कर्नाटक के, और दूसरी ओर डुप्ले मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन कर रहा था। अंग्रेजों ने अनूरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन प्रदान किया, यानी कि ये भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक लड़ाई का केंद्र बनता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। चादा साहब ने 1749 ईस्वी में अंबूर में
अनरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। चादा साहब ने 1749 ईस्वी में अंबूर में अनरुद्दीन को पराजित कर मार डाला तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हुई तो अपने भाई नासिर जंग से पराजित हो गया। एक जगह तो फ्रांसीसियों को अपना वर्चस्व दिखाने में कामयाबी मिलती है कि चादा साहब ने 1749 में अंबूर के अनरुद्दीन को पराजित कर मार डाला, लेकिन दूसरी जगह मुजफ्फर जंग अपने भाई नासिर जंग से पराजित हो जाता है। लेकिन 1750 ईस्वी में नासिर की मृत्यु के बाद मुजफ्फर दक्कन का सूबेदार बन गया। इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था दोस्तों वो चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव जो कि इंग्लैंड से मद्रास में एक किरानी के रूप में यानी कि एक व्यापारी के रूप में आया था, 1751 ईस्वी में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण करने हेतु विवश होना पड़ा और चादा साहब की हत्या कर दी गई। फ्रांसीसी अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया। उनके स्थान पर गोधे को 1 अगस्त 1754 ईस्वी को गवर्नर बनाया जाता है फ्रांसीसियों का। डुप्ले के बारे में जे और मैरियत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की, जिसे क्लाइव ने बंगाल में खोज निकाला। यानी कि डुप्ले ने कोशिश की कि मद्रास में भारत की पूंजी निकाली जाए, लेकिन क्लाइव ने उसे बंगाल में खोजा। तृतीय युद्ध का अगर दोस्तों बात करें कर्नाटक की, तो ये 1757 से 1763 के बीच में हुआ। आइए इसके तत्कालिक कारण को जानते हैं। दोस्तों इसका जो तत्कालिक कारण था वो क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास नामक एक निर्णायक लड़ाई और विख्यात लड़ाई होती है। वांडीवास युद्ध कई बार पूछा गया, पिछले यूपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली के नेतृत्व में प्रदान किया गया। अंग्रेजी सेना का जो उस समय नेतृत्व कर रहा था दोस्तों वो आयरकूट था और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो लाली था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। यानी कि फ्रांसीसियों के असफल होने का जो सबसे बड़ा कारण था दोस्तों वो कर्नाटक का तीसरा युद्ध यानी कि वांडीवास के युद्ध में पराजित होना था। 16 जनवरी 1761 ईस्वी को पांडिचेरी पर अधिकार हो गया, किसका दोस्तों, अंग्रेजों का। और फ्रांस में अब हम बात करते हैं भारत का फ्रांसीसी शक्तियों की असफलता के जो प्रमुख कारण थे क्या क्या थे। तो दोस्तों फ्रांसीसी जो सरकार थी उसका असहयोगी, एक सरकारी कंपनी थी फ्रांस की जो व्यापारी कंपनी थी, और फ्रांस की सरकार का असहयोग फ्रांसीसियों की असफलता में सबसे बड़ा कारण था। कंपनी की जो सामंती स्वरूप थी वो भी एक सबसे बड़ा कारण थी। अत्यधिक शाही नियंत्रण भी कंपनी का पतन का कारण था भारत में। इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता की आगे नहीं टिक सकी फ्रांसीसी कंपनी, ये भी एक उसके पतन का कारण था। फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बूसी की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव, लॉरेंस और आयरकूट अधिक सूझबूझ वाले थे और इस वजह से फ्रांसीसियों की असफलता के प्रमुख कारण थी ये वजह। ये दोस्तों था आज का टॉपिक फ्रांसीसियों के आगमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको लगता है अगर कि इसकी एमसीक्यूज कराई जानी चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे मैं इसकी एमसीक्यूज बनाने की एक प्रेरणा मिले मुझे, और मैं इसका एमसीक्यू जल्दी से लाऊंगा आपके सामने। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।